गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हमारा सिलेबस वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम प्रश्नावली 1 लेंगे, एक्सरसाइज 1.1। प्रश्नावली का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले इस प्रश्नावली की मूल पता होना चाहिए। संख्या पद्धति में क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण नियम है। महत्वपूर्ण पहला इसमें है जैसे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का आपको पता होना चाहिए, जिनको हम बड़े एन से व्यक्त करते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 अनंत, ये अनंत का चिन्ह है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है वो 1, 2, 3, 4 अनंत प्लस के हैं सब। 2 नंबर पे यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमारे पास पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। पूर्ण संख्या, ये जो प्राकृत संख्याएं दे रखी है ना, इनमें 0 को और शामिल कर लो तो पूर्ण संख्या बन जाती है, जिनको हम बड़े W से व्यक्त करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, ये भी अनंत है। ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। अब यदि पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें, ऋणात्मक यानी माइनस की संख्याएं, माइनस वाली जो संख्याएं होती है ना, उनको भी शामिल कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा पूर्णांक। तो यहाँ पे तीसरा हम लिखेंगे पूर्णांक, जिनको हम Z से व्यक्त करते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखो 0 होता ही है, 1, 2, 3 अनंत। इधर माइनस की संख्याएं शामिल कर देंगे, अनंत। दोनों तरफ अनंत है, 0 बीच में है, उसके बाद प्लस का 1, 2, 3, 4 अनंत, माइनस का 1, 2, 3, 4 अनंत। इससे हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, अनंत, क्योंकि इधर अनंत दिया हुआ है। और सबसे छोटा पूर्णांक है, इसका भी पता नहीं है, जबकि इन दोनों में पता लगा सकते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक छोटी प्राकृत संख्या 1 है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक में हम पता नहीं लगा सकते सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, जबकि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक का पता है। ये हमारे पास माइनस का 1 होगा, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछे तो प्लस का 1। इस तरह से पूर्णांक हो गया। उसके बाद चौथा हमारे पास समस्त ऐसी संख्याएं जिनमें अंश व हर हो, जिनमें अंश व हर हो, यानी कि ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। इस तरह की जो संख्याएं होती है उन्हें हम परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जिन्हें हम क्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या, जिन्हें हम क्यों से व्यक्त करते हैं, या तो आप अंश बटा हर कर सकते हो, या फिर जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ P तथा Q पूर्णांक है दोनों, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, पूर्णांक है। तथा Q बराबर नहीं है 0। ये विशेष तौर से आप याद रखिए। परिमेय संख्या का ये 2 परिभाषा हो जाएगी। परिमेय संख्या को हम क्यों से व्यक्त करते हैं,
या तो आप अंश बटा हर कर दो, यहाँ अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक रहेगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। या फिर दूसरी परिभाषा है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन शर्त यह है कि क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये परिमेय संख्या। उसके बाद में 5वां है, परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, या फिर शून्य भी हो सकती है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको। परिमेय संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई भी हमारे पास पूर्णांक होगा वो सारे के सारे परिमेय होगी, शून्य है तो भी वो पूर्णांक है और पूर्णांक है तो परिमेय होगी। उसके बाद में जितने भी ये हमारे पास ये पूर्णांक है ये सारे के सारे परिमेय संख्या होगी, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो पी बट्टा क्यू में भी हो सकती है, 1/2 ये हमारे पास परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। उसके बाद में अपरिमेय संख्याओं में देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इनको एस से व्यक्त करते हैं। जिन्हें पी या जिन संख्याओं को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। इस तरह से आपको ये करना है। अपरिमेय संख्या के बाद में आता है हमारा एक शांत दशमलव संख्याएं, वो भी नोट करेंगे आप। शांत दशमलव संख्याएं, 7वां देखिए आप, शांत दशमलव संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये विशेष तौर से आप देखो लिख लीजिए, जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 हो या 2 व 5 की घात में हो, तो वह शांत दशमलव संख्या कहलाती है। अब इसके विपरीत अशांत दशमलव संख्या आ जाएगी। यदि उस देखो आपको क्या करना है, केवल हर देखना है, हर में यदि 2 या 5 हो या 2 व 5 की घात में हो तो वह निश्चित तौर पे शांत दशमलव संख्या होगी। यदि 2, 5 या दोनों की घात के अलावा कोई अन्य संख्या हो
तो वह अशांत दशमलव संख्या होगी, या फिर उसको अनवसानी आवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए, अशांत दशमलव संख्या या अनवसानी आवर्ती संख्या। अब इसके विपरीत लिखना है आपको। जैसे हमने कहा, जब किसी परिमेय संख्या का हर में 2 या 5 हो, कोमा 2 व 5 की घात में हो, तो वह शांत कहलाए। इसके विपरीत लिख दीजिए, जब किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में हर में 2 या 5 या दोनों की घात के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव संख्या या फिर अनवसानी आवर्ती संख्या होगी। उसके बाद में 9वां बिंदु देखिए, 9वां बिंदु है हमारे पास, एक पाई को लेते हैं हम, पाई तथा ई अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या है। इसलिए पाई तथा ई अपरिमेय संख्याएं होगी। ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इसी तरह से अपरिमेय संख्याओं में देखो, अंडर रूट की कुछ संख्याएं होती है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्याएं होती है। जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वो अपरिमेय संख्याएं होगी। उसके बाद में 11वां एक सूत्र है हमारे पास, दो परिमेय संख्याओं की मध्य संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के मध्य संख्या ज्ञात करना। एक ही संख्या ज्ञात करना हो तो बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई 2 व 3 के बीच में संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 + 3 कर 2 बटा 2, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 बटा 2, 5 में 2 का भाग है तो 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5 होगी। यानी आपको किन्हीं दो संख्याओं की मध्य संख्या पूछ रहा है,
तो आपको ये सूत्र लगाना है, दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 का भाग लगा दो। इस तरह से अब हमारे पास यहाँ पे कुछ घातांक के नियम है, तो वो घातांक के नियम आप लोग नोट कर लें। जैसे यहाँ पे आपको मैं लिखा देता हूँ घातांक नियम, ये सारे के सारे संख्या पद्धति में है, ये हमें याद होनी चाहिए। घातांक नियम, पहला ये हमारे पास ए आधार है गुणा ये हमारे पास दूसरा ए आधार, दोनों समान आधार है, इनकी घात एक m है और एक n है, और ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है। जब आधार समान हो, जबकि घात असमान हो, तब क्या करते हैं हम, आधार एक ले लीजिए और दोनों की घात है उनको जोड़ दीजिए। ये तो हमें इस तरह से करना है। ठीक इसी तरह से मान लो a की घात m भाग का चिन्ह आ जाए a की घात n, यहाँ भी आधार समान है जबकि घात इनकी m और n असमान है, जबकि यहाँ भाग हो रहा है, तब आपको क्या करना है, a लिखिए और m माइनस n, पहली घात में से दूसरी घात को माइनस कर देना है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास मान लो a आधार है और गुणा b आधार है, अब की बार घात दोनों के ऊपर समान आ जाए, जबकि आधार इनके अलग अलग है, तब आपको क्या करना है, दोनों आधार है इनको गुणा है तो गुणा करवाओ, भाग हो तो भाग करवा देना, और घात क्या कर देना है, m कर देना है। इसी तरह से मान लो चौथा भाग आ जाए, a की घात m भाग b की घात m आ गया, तो a बट्टा b कर दो, इसको भाग में ले लो और होल घात क्या कर दो, m। पांचवा इसी तरह से मान लो हमारे पास कई बार ऐसे आता है, जैसे एक आधार है, इसके ऊपर घात m है, इसके ऊपर और घात n है, यानी घात के ऊपर घात आ रही है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो आधार लिखिए और इन घात को आपस में गुणा करवा दीजिए m। सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, एक ही आधार है, इसके ऊपर घात 0 आ जाती है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1। कोई भी संख्या हो उसके ऊपर घात यदि 0 आ जाएगी तो उसका मान 1 होगा। उसके बाद में सातवां देखिए यहाँ पे, जैसे a बट्टा b आधार है और इनके ऊपर घात है m, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये घात दोनों के ऊपर लग जाएगी, a की घात m बट्टा b की घात m। इस तरह से आपको ये कुछ घातांक नियम याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे हैं नियम हैं, अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं। तो 1.1 प्रश्नावली का पहला सवाल देखेंगे, आप ध्यान से देखें, वैसे मैं एक बार इनको पढ़ा चुका हूँ और ये हमारे कोर्स में है। 1.1 प्रश्नावली का पहला सवाल ध्यान से देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मैंने ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु में भी लिखाया था, शून्य को एक परिमेय संख्या में लेते हैं क्योंकि यह एक पूर्णांक भी है और जितने भी पूर्णांक है वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q बराबर 0। तो पहले का उत्तर ये रहेगा, शून्य ब्रैकेट में शून्य लिखिए, एक परिमेय संख्या है तथा शून्य को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे शून्य है, इसके नीचे एक लगा दीजिए, यहाँ पे शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, बराबर p बट्टा q। यहाँ पे लिखिए शून्य तथा एक पूर्णांक है।
इस तरह से आपको ये सवाल करना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ओरल सवाल है, वैसे तो मौखिक में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तरीका हम ये बताएंगे आपको। पहले ये देखिए, पहले 3 और 4 के बीच में देखना है आपको। तो इस तरह से एक संख्या रेखा खींचेंगे हम, इस पर 3 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे 4। सबसे पहले इनके बीच की संख्या जानना, तो 3 व 4 के मध्य संख्या। यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या यहाँ 3 है, प्लस 4 बट्टा 2, 7 बट्टा 2। या तो आप डायरेक्ट 7 बट्टा 2 लिख सकते हो, तो ये 7 बट्टा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 3 व 7 बट्टा 2 के मध्य संख्या। सूत्र हुई 3 प्लस 7 बट्टा 2। बट्टा 2 की बजाय इसकी जगह आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लो और गुना 1 बट्टा 2 कर दो, ये बट्टा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों के हम लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, देखो, और इसका भाग इसमें दिया तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 प्लस 7, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 7 से गुणा 7 गुणा 1 बट्टा 2 आएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 13 बट्टा 2 गुणा 1 बट्टा 2, यानी कि 13 बट्टा 4। इनके बीच में 13 बट्टा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे जो है, ये जो 3 व 7 बट्टा 2 है, इसको हम लिखेंगे अब 7 बट्टा 2 व 4 के मध्य संख्या। वो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 बट्टा 2 प्लस 4 गुणा 1 बट्टा 2। प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा 1 बट्टा 2 या बट्टा 2 एक ही बात है। इसका हम लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 को 7 से गुणा किया 7 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8 गुणा 1 बट्टा 2। और ये आ जाएगा हमारे पास 15 बट्टा 2 गुणा 1 बट्टा 2, यानी कि 15 बट्टा 4। यहाँ 15 बट्टा 4 आ गया। हमारे पास 3 व 4 के बीच में 1, 2, 3 संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद में हम इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ज्ञात करते रहेंगे। इस तरह से हमारे पास अनंत संख्याएं आ जाएगी। परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये अच्छा तरीका है। जैसे अब इन दोनों के बीच में ज्ञात करते हैं, 3 व 13 बट्टा 4 के मध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 व 13 बट्टा 4 के मध्य संख्या। दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, 3 प्लस 13 बट्टा 4 और गुणा 1 बट्टा 2 लगा देना है, गुणा 1 बट्टा 2। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम 4, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस 13 ये आ गया और गुणा 1 बट्टा 2 है। 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 बट्टा 4 गुणा 1 बट्टा 2, यानी कि 25 बट्टा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 25 बट्टा 8 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं वो प्राप्त करेंगे। इस तरह से 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या अब इन दोनों के बीच में ले लेते हैं हम। तो 13 बट्टा 4 व 7 बट्टा 2 के मध्य
संख्या या परिमेय संख्या 13/4 प्लस 7/2 गुणा 1/2। लघुत्तम लेंगे 4 आया, 4 का भाग 4 में दिया 1 को हम 13 से गुणा करेंगे 13 प्लस 2 दूनी 4, 2 को 7 से गुणा किया 14 गुणा 1/2। 27/4 गुणा 1/2 और ये 27/8 आ जाएगा। 27/8 यहाँ आ गया। उसके बाद में इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे और ये अंतिम होगी। जितनी पूछी जाए उतना ही आपको जवाब देना है, न अधिक देना है न कम देना है। यहाँ पे लिखना है 7/2 व 15/4 की मध्य संख्या बराबर 7/2 प्लस 15/4 और गुणा 1/2। ये गुणा 1/2 सभी में आएगा क्योंकि हम लोग प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या /2 कर रहे हैं, तो /2 का मतलब ये गुणा 1/2 हो गया। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को 7 से गुणा किया 14 प्लस 4 एकम 4, 1 आया, 1 को 15 से गुणा किया 15 गुणा 1/2 और ये 29/4 गुणा 1/2 तो ये 29/8 आ जाएगा। 29/8। उसके बाद में इन दोनों के बीच में निकालोगे, वैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गई है। अंत में आप एक लाइन लिख दोगे यहाँ पे, इसलिए 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बराबर सबसे पहले 25/8 लिख दो, 13/4 27/8 7/2 29/8 और 15/4। ये सब आरोही क्रम में रहेगी। आरोही क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 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 बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। इस तरह से हमारे पास ये परिमेय संख्या होगी। इसका एक दूसरा तरीका होगा, वो देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रही है, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए और फिर बीच में एक रेखा खींच के 4 दोनों के नीचे 1 लगा दीजिए। इसमें हर समान होना आवश्यक है। हर समान नहीं हो तो आपको समान बनाना पड़ेगा लघुत्तम लेकर। यहाँ समान हो गया है। अब आप लोगों को 6 पूछा तो 6 से अधिक से इसको गुणा कराओगे समान संख्या से। जैसे 3/1 है गुणा 7 से करवा दिया 7/7 और इधर भी 4/1 है गुणा 7/7 को गुणा करेंगे तो 7 ये 21/7 है और 7 चौक 28/7। अब यहाँ पे देखो 7 7 दोनों का हर समान है। 21 और 28 है तो 21 और 28 के बीच में 22 23 24 25 26 27 6 संख्या होगी। इसलिए 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बराबर 22 लिख लो, 23 24 25 26 और 27 और बट्टा 7 सब में आएगा। ये इसकी शॉर्टकट विधि हो गई है। इस तरह से आपको इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहला और दूसरा सवाल अपना कंप्लीट हो जाता है। बाकी तीसरा भी ऐसा ही है। तीसरा आप स्वयं करोगे। देखो इसमें 3/5 और 4/5 है। 3/5 और 4/5 आएगा। दोनों का हर समान है। आपको 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है तो उनसे अधिक से गुणा करवाएं। जैसे 5 पूछ रहा है तो 5 से अधिक से गुणा करवाएं। 6 से करवा दो आप, 7 से 8 से 9 10 किसी से भी करवा सकते हो। इस तरह से हम तो आपको 1 से लेकर 3 तक सवाल कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से प्रणाली अपनी 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका एक सवाल बच गया जो हम कल देखेंगे। थैंक यू।